मेरे प्रिय युवा साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का नमस्कार। फ्रेंड्स, FEIS.com के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और खासकर इससे पहले कि मैं इस अंतिम स्तंभ की बात करूं, एक बार स्मरण दिलाना चाहूँगा फ्रेंड्स कि मैंने इस लेक्चर के सीरीज की शुरुआत सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करने संबंधी 11 पिलर्स से की थी, जिसके तहत मैंने 11 उन स्तंभों के बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा की थी जो सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले किसी भी स्टूडेंट को ध्यान में रखना चाहिए। फिर बाद में जब आप लोगों का उस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार मिला तो फिर हम लोगों को लगा कि नहीं, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से भी बात करना चाहिए। हालांकि इसका खुलासा हम लोगों ने 11 स्तंभ के अंतर्गत वाले लेक्चर में ही किया था कि आगे चल करके हम इसे डिटेल में बताएंगे, लेकिन जिस तरीके से आप लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया था तो फिर उस पर अलग अलग एक एक स्तंभ के बारे में बात की गई है और उसी क्रम का यह 11वां और अंतिम पिलर पर आधारित मित्रों वीडियो है। और इस वीडियो का संबंध है आपके ऑब्जर्वेशंस से, जिसे मैं नाम देना चाहूंगा बड़ी बोलचाल की भाषा में, और वह यह है कि अपने आंख और कान खुले रखें। हालांकि जब आप सुनेंगे कि सर ये क्या बात कर रहे हैं कि अपने आंख और कान खुले रखें, तो क्या हम आंख बंद करके चलते हैं या क्या हम अपने कान में हमेशा रुई डाले रहते हैं कि सर हमें ये बात कह रहे हैं, सर ने हमें क्या समझ रखा है। मित्रों, मैंने आपको बहुत ऊर्जावान व्यक्तियों में शामिल कर रखा है। आप वह हैं जो देश की जो हाईएस्ट ब्यूरोक्रेसी के रिक्रूटमेंट का लेवल है उसके इच्छुक हैं और उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। और मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि यदि आप प्रशासन में आ गए तो बहुत महत्वपूर्ण पदों पर होंगे, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके हाथ में होगी और समाज के विकास के एक कर्णधार होंगे। तो मैंने तो आपको बहुत कुछ समझ रखा है और इसीलिए मैं उस समझदारी में थोड़ी सी अपनी समझदारी शामिल करके आपको सिर्फ सफलता की मंजिल के करीब पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। फ्रेंड्स, मैंने ये बात कही कि अपने आंख कान खुले रखें। शायद दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के बारे में अगर मैं बता रहा होता तो इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करता। और सच पूछे तो 2013 से पहले भी यदि मैं कुछ इस तरह की बात कर रहा होता तो आंख कान खुले रखने की हिदायत तो मैं नहीं देता, लेकिन अब मैं दे रहा हूं। स्पेशली 2013 से जो तरीका नया आया है मेंस के लिए, अब ये इसकी बहुत बड़ी भूमिका हो गई है। देखिए, जब मैं कह रहा हूं कि अपने आंख कान खुले रखें, इसका मतलब क्या है? केवल मतलब यह है मित्रों कि दो मतलब है। नंबर 1 कि आप सतर्क रहें, हर समय सतर्क रहें। आपके चारों ओर जो चीजें हो रही हैं उनको देखें, यानी कि आंख खुले रखें और बाकायदे उनको सुने। जो कुछ भी आवाजें आ रही हैं, डिस्कशंस हो रही हैं, बातचीत हो रही है, उन्हें सुने और इसके बाद फिर उन पर विचार करें। तो विचार करने की बात तो इससे पहले हम लोग लगातार 10 स्तंभों में करते ही आ रहे हैं, इसीलिए यहां मैंने उसे आंख कान तक सीमित रखा है। मित्रों, आपको बहुत ही प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, बहुत ही प्रैक्टिकल। आप कभी सिविल सर्विस मेंस में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या छोड़िए आप प्री को उठा करके देख लीजिए, यहां तक कि प्री में 2016 का जो जनरल स्टडीज का पेपर है मैंने बहुत अच्छे से एनालाइज किया है। उसमें आप कल्पना करके देखिए कि 29 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो किताबों से पढ़कर जिसकी तैयारी नहीं की जा सकती, लेकिन कॉमन सेंस के आधार पर आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। आप कल्पना करके देखिए, 29 आउट ऑफ 100, 30% रोल हो गया केवल कॉमन सेंस का। ये कॉमन सेंस कहां से आएगा? यही कॉमन सेंस आंख कान खुले रखने की हिदायत हमें देता है। आप यहां तक कि ऑप्शनल पेपर्स में भी कुछ सब्जेक्ट्स को उठा करके देखें तो वह भी आपसे बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच की बात करता है। मित्रों, ये जो मैं प्रैक्टिकल अप्रोच की बात कह रहा हूं, ये कोई मेरे अपने शब्द नहीं है। मैं चलिए आपके सामने यूपीएससी की ही कुछ चीजें रख रहा हूं। जनरल स्टडीज मेंस का 4th पेपर है जो नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि पर है। उसमें जो यूपीएससी ने आपसे एक्सपेक्ट किया हुआ है उसे पढ़ने की कोशिश कीजिए, उसे पढ़िए, देखिए कि उसमें क्या दिया हुआ। उसके लास्ट शब्द है हिज प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। हिज मतलब आप, हिज प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच टू वेरियस इश्यूज एंड कॉन्फ्लिक्ट फेस्ड बाय हिम इन डीलिंग विथ सोसाइटी। सार्वजनिक जीवन में उम्मीदवारों की, आप सोच करके देखिए कि समाज के आचार विचार में जो विभिन्न मुद्दों पर जो समस्याएं पैदा होती हैं उनको वो कैसे सॉल्व करेगा, उसको सॉल्व करने के प्रति उसका दृष्टिकोण क्या होगा, इसकी जांच करना। ये 4th पेपर में है, क्लियर कट लिखा हुआ है।
और इसके बाद जो आपका इंटरव्यू होगा, 250 नंबर का तो ये पेपर हो गया, 275 नंबर का इंटरव्यू हो गया। 275 नंबर के इंटरव्यूज में जो शब्द इस्तेमाल है, देखिए कि आपके क्या क्या चेक कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा पैरा है, आप पढ़ लीजिएगा, उस समय यहाँ रिपीट नहीं कर रहा हूं। उसमें दिया हुआ है रुचि की विविधता और गहराई, नेतृत्व और सामाजिक संगठन की योग्यता, इस पर हाईलाइट करना चाहूंगा। नेतृत्व, लीडरशिप क्वालिटी, और सामाजिक संगठन की योग्यता, कि आप किस तरीके से जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, लोगों को आप कैसे लेकर के चल सकते हैं, आपकी उस योग्यता की ये जांच करेगा साक्षात परीक्षण में। तो आप देख रहे हैं कि दोनों जगह पर आपको सामाजिक शब्द मिल रहा है। इसका मतलब है कि यू हैव टू बी ए पर्सन ऑफ सोसाइटी। आप जब तक सोसाइटी से जुड़ेंगे नहीं, सोसाइटी के साथ एक लिविंग इंटरेक्शन, जीवंत व्यवहार नहीं करेंगे, उनके साथ बैठेंगे, बोलेंगे, चालेंगे, देखेंगे, समझेंगे, उनकी समस्याओं पर विचार करके उसे हल करने के बारे में अपना दृष्टिकोण विकसित नहीं करेंगे, तब तक कम से कम इंटरव्यू और ये 4th पेपर तो सॉल्व होने से रहा। राइट, अब बच जाता है दूसरी चीजें, वो है जनरल स्टडीज के दूसरे पेपर्स। प्री के बारे में मैं आपको बता चुका हूं फ्रेंड्स कि कॉमन सेंस का जो रोल है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जो आपसे बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच की मांग करता है। और या मान करके चलिए फ्रेंड्स की जो प्रैक्टिकल अप्रोच है वो किताबों में तो है, लेकिन वो सैद्धांतिक रूप में है। जैसे कि गन्ने के ग्लास में गन्ना तो है, लेकिन रस के रूप में है, वो गन्ना नहीं है। अगर आपको गन्ना को देखना है, समझना है, तो आपको गन्ने के खेत पे जाना पड़ेगा। आप नहीं कह सकते कि ये रस ही गन्ना है, बावजूद इसके कि आप बहुत झूठ भी नहीं बोल रहे हैं। प्लीज इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, और अगर आपको सही लगता है तो फिर आप उसे अपने उपयोग में भी आप लाइए। आप इकोनॉमिक्स का पेपर उठा करके देखिए, मेंस की मैं बात कर रहा हूं, पॉलिटी का पेपर उठा करके देखिए, दोनों पेपर उठा करके देखिए। मैं जनरल स्टडीज के मेंस के फर्स्ट पेपर की बात नहीं कर रहा हूं, इकोनॉमिक्स जो 3rd पेपर है जनरल स्टडीज का, और पॉलिटी जो बेसिकली 2nd पेपर, हालांकि पॉलिटी ही नहीं है, सिर्फ इकोनॉमी ही नहीं है, लेकिन मेजर पोर्शन इसका होता है और इसकी तैयारी आप इसी रूप में करते हैं। आप देखिए, नो डाउट कि आप जब तक किताब नहीं पढ़ेंगे तब तक न तो पॉलिटिक्स को समझ सकते हैं और न आप इकोनॉमिक्स को समझ सकते हैं। लेकिन आपको मजेदार बात यह लगी कि वहां इकोनॉमिक्स नहीं है, वहां इकोनॉमी है। और इकोनॉमी को समझने के लिए आपको मार्केट को समझना पड़ेगा, अर्थव्यवस्था को समझना पड़ेगा, अर्थशास्त्र को नहीं समझना, आपको अर्थव्यवस्था को समझना पड़ेगा। और अर्थव्यवस्था में वो समझना पड़ेगा जो हो रहा है, जो घटित हो रहा है। अगर ये प्रश्न पूछ दिया जाता है कि ऑनलाइन व्यापार से खुदरा व्यापारियों को कितना नुकसान होगा, तब आपको समझना पड़ेगा कि खुदरा व्यापारी क्या करते हैं, किस तरीके से व्यापार करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस किस तरीके से होता है, और इससे किस तरीके से ये जो रिटेलर हैं उनको नुकसान होगा। हो सकता है कि इसके बारे में आपको कहीं पढ़ने को ना मिले, अगर पढ़ने को मिले भी तो कभी छुटपुट मिले, जो आपके ध्यान में उस समय ना आया हो, लेकिन आपको उत्तर तो देना है। और फिर 2nd पेपर कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, गवर्नेंस वगैरह है। तो आप देखिए, गवर्नेंस तो पूरी की पूरी तरह से व्यावहारिक चीज हो चुकी है, एकदम व्यावहारिकता पर बात आती है, पूरी तरह से व्यावहारिकता। अगर आपको व्यावहारिक समझ नहीं तो न तो आप पॉलिटी को सॉल्व कर सकते, न आप सच पूछे तो सोशल जस्टिस को सॉल्व कर सकते, और न आप उसके गवर्नेंस को सॉल्व कर सकते। और मजेदार बात है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को भी सॉल्व नहीं कर सकते। आपको लगता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन की क्वेश्चंस कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़कर सॉल्व कर लेंगे, तो आप प्रैक्टिस करके देख लीजिए, अगर वो सॉल्व होते हो तो। हर जगह डिमांड की जा रही है कि आप समाज के साथ किस तरीके से जुड़े हुए हैं, आपके आंख कान खुले हैं कि नहीं है, आप चीजों को देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। और फ्रेंड्स, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप 4th पेपर को देखिए, जो सत्यनिष्ठा नीति शास्त्र का पेपर है, प्लीज उसको आप देखिए। उस पेपर में हर जगह आप शब्द मिलेगा, यानी कि आप क्या समझते हैं। परिभाषा भी अगर वो कोई पूछ रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि आप इसके बारे में क्या समझते हैं। और केस स्टडी क्या है, चलिए हम उसको भी छोड़ दें। केस स्टडीज जो आपका लगभग 125 से 130 नंबर का होता है, यानी कि 50% जो हिस्सा आपके 4th पेपर का है वो केस स्टडी का है। तो केस स्टडी है क्या कि सोसाइटी में जो कुछ भी हो रहा है उससे जुड़ी एक समस्या आपको दे दी गई है, और उस समस्या पर आधारित आपसे प्रश्न पूछे गए कि इसका हल क्या हो सकता है, आप इसके बारे में उसे क्या सजेस्ट करेंगे, क्या कदम उठाएंगे। आप देख रहे हैं, तो ये तो बहुत ही व्यावहारिक ज्ञान अगर आपको होगा तभी आप उनके सही उत्तर दे सकेंगे, एप्रोप्रिएट आंसर दे सकेंगे, या ऐसा आंसर दे सकेंगे जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। तो फ्रेंड्स, इसीलिए स्पेशली मैंने कहा है आंख कान खुले रखें। मतलब अब थोड़ा सा आप अपने कमरे से निकलें, अपने फ्लोर से नीचे उतरें और जाएं,
बाजार में जाएं तो देखें कि मार्केट किस तरीके से काम कर रहा है। ट्रेवल करें तो आप ज्योग्राफी को पढ़ें और देखें कि किस समय कौन कौन सी फसल हो रही है। थोड़ी सी दिमाग को ओपन करके चीज़ों के बारे में विचार करना शुरू करें। आप अगर पंचायत गांव में जा रहे हैं तो देखिए कि पंचायत क्या काम कर रही है। अगर आप महिलाओं से मिल रहे हैं तो उनसे थोड़ी सी बात कर लीजिए, उनकी समस्याओं को जान लीजिए, देखिए कि वो कैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप बना रहे हैं। आपातकाल के बारे में अगर आप कहीं पढ़ रहे हैं या आपने देखा ही है तो उसको ऑब्जर्व कीजिए कि चीज़ें कैसे हल हो रही हैं। समाज की जो दूसरी समस्याएं हैं उनमें अगर इन्वॉल्व नहीं हो सकते, चलिए अभी तो इन्वॉल्व नहीं ही होइए, लेकिन उस पर विचार तो कीजिए। तो जो जीवन के लैब में, जो खुली प्रयोगशाला में जो चीज़ें हो रही हैं उनमें प्रयोग करें, और इसे ही मैंने नाम दिया है अपने आँख कान खुले रखें। मित्रों, आप कुछ दिन करके देखिए, आपको पता लगेगा कि सच में उन चीज़ों के बारे में आपकी जो अप्रोच है कैसे बहुत ही व्यावहारिक हो गई है। आप कितने धीरे धीरे ब्रिलियंट होते जा रहे हैं, और जिस तरह के प्रश्न आपके लिए अभी सबसे कठिन मालूम पड़ रहे थे उनके उत्तर लिखने, वही आपके लिए कितने आसान और प्रिय हो गए हैं। आप ऐसा पाएंगे, लेकिन तुरंत नहीं होगा, आपको थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा। तो मित्रों, यह मेरे 11वें स्तंभ के बारे में आप लोगों से शेयर किए गए कुछ विचार थे, और मैं तो मित्रों यही कह सकता हूं कि इनमें से जो भी आपको ठीक लगते हैं उन्हें आप अपनाएं। हाँ, थोड़ा सा वक्त दें, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं, मुझे कोई संदेह नहीं कहिए कि इससे आपको डेफिनेटली लाभ मिलेगा और सिविल सर्विस की सही और सच्ची तैयारी भी हो सकेगी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और आप चाहते हैं कि भविष्य में भी हमारे द्वारा आपको ऐसे वीडियो और प्रोवाइड किए जाते रहें, तो आप हमारे YouTube चैनल AFE IAS को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और फिर शेयर भी करें। तो दोस्तों, इसी के साथ ही अब मैं इस विषय पर आप सबकी अनुमति चाहूंगा इस विषय को समाप्त करने की। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं कि ईश्वर आप सबको सफल बनाए, आप सबको शक्ति दे, आप सबको वह विवेक दे जिसका उपयोग करके आप सब अपने सपनों को और अपने परिवार के सदस्यों के सपनों को पूरा कर सके। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।